विकासशील देशों में राज्य, इस चैप्टर का ये नाम है। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 10, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि विकासशील देशों में राज्य की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर विकसित देशों में राज्य की क्या स्थिति होती है, वहां पर राज्य अपने नागरिकों के साथ में किस प्रकार से, मतलब उनके ताल्लुकात होते हैं राज्य के और नागरिकों के, ये पूछा जाएगा आपसे। विकसित राज्यों में, सॉरी, विकसित देशों में राज्य की स्थिति और विकासशील देशों में राज्य की स्थिति। ठीक है, समझ गए कैसा सवाल आए, किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, राज्य, राज्य किसको कह लेते हैं? ठीक है, देखो मैं आपको एक दो बातें कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी मार्कशीट देखने लायक बनानी है, यानी कि आपको 100 में से तकरीबन अगर 70 से ज्यादा नंबर चाहिए, जिसको आप देख करके फ्यूचर में खुश हो सकते हैं, तब आपको यह किताब 5 बार रटनी पड़ेगी कम से कम। और मैं दूसरी या तीसरी बार इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि ये चैप्टर वापस से पढ़ रहे हैं। कम से कम 5 बार रटना पड़ता है चीजों को, तब जाके कुछ पल्ले पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, मुझे क्लास को ऑफ भी करना पड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ स्टडी के लिए, और डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है। तो आप भी अपने लाइफ में अगर कमिटेड, डिसिप्लिन है, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। अब देखो इसमें राज्य की स्थिति, एक बार राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं। सुन, सब कुछ है, सब कुछ अभी थैली में ही, रसोई में पड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ आइटम भी में ही है, फ्रीज में देखिए। राज्य की परिभाषा एक बार पढ़ते हैं। जब राज्य, सॉरी, वापस से स्टार्ट करते हैं। राज्य की परिभाषा देखते हैं। जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, मैं क्या कह रहा हूं, राज्य की आपको परिभाषा होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। जब समाज, जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, संगठित हो जाता है, हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। वापस से देखो, आपका अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, राज्य किसको कहते हैं? जब समाज, यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं, वहां के लोग जब अपने अधिकारों को जान जाए कि हमारे राजनीतिक अधिकार क्या है, हमारे लिए कौन सा नेता अच्छा है, कौन सी पार्टी बढ़िया है, कौन हमारा भला कर सकता है, और जब हम आपस में मिल जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो इसी को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। एक राज्य के अंदर बहुत सारे समाज उपस्थित हो सकते हैं। तो राज्य क्या है? जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है। समाज के पास में दोस्तों क्या होता है, आप जिस समाज में रहते हो, उस समाज के पास में, देखो, राज्य की परिभाषा आपको याद करनी है। जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, तो उसको राज्य कहते हैं। यानी कि आप और मैं जिस समाज में रहते हैं, वहां के लोग अगर अपने राजनीतिक अधिकारों को जानने लग जाएं, यानी कि कौन नेता अच्छा है, कौन नेता अच्छा नहीं है, कौन पार्टी हमारा भला कर सकती है, ठीक है, अगर हम ऐसा जान जाए, हम अपने पॉलिटिकल राइट्स जान जाए, और हम संगठन बना ले, संगठित हो जाएं, तो उसी संगठन का नाम है राज्य। ठीक है, अब देखो, आप जिस समाज में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो आप, ठीक है, उसके पास में निश्चित भूभाग होती है। ठीक है, हवा में तो नहीं रहता है समाज या राज्य। समाज के पास में एक निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, समाज के पास एक निश्चित भूभाग होता है, और उसमें रहने वाली जनसंख्या होती है। यानी कि राज्य की दो विशेषताएं हो गई यहाँ पर। राज्य के पास में भूभाग होगा, यानी कि जमीन होगी, जैसे कि भारत राज्य के पास में जमीन है, और भारत राज्य में जनसंख्या का भी निवास होता है। तो ये दो विशेषताएं होंगी राज्य की। ठीक है, परिभाषा सबको समझ में आ गई, और विशेषताएं राज्य की दो विशेषताएं हो गई। अब देखो, मैं आपको समाज का नाम बार बार बोल रहा हूं, तो इस समाज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो, समाज में ना काफी लोग रहते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में, जिस फ्लैट में आप रहते हो, आसपास काफी सारे लोग हैं। ठीक है, और काफी सारे लोगों के बीच में दोस्तों कई बार तनाव की स्थिति देखने के लिए मिलता है। कोई पानी के लिए लड़ जाता है, कोई पार्किंग के लिए लड़ जाता है, या फिर कोई कह देता है कि मतलब इस प्रकार की आप गतिविधि ना कीजिए। ठीक है, गाने वगैरह तेज चल रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, कॉलोनी मोहल्ले में काफी सारे लोगों के बीच में तनाव, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ये समाज में हो रहा है। समाज में काफी सारे लोग रहते हैं, तथा समय के साथ में लोगों के बीच में संघर्ष होते हैं। अब देखो, संघर्ष हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं लोग, और इन संघर्षों का समाधान करने के लिए दोस्तों हमें एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, और उस संगठन के पास में
ताकत होगी तभी वो लोगों की समस्याएं सुलझा पाएगा, संघर्ष को रोक पाएगा। अब देखो ऐसा संगठन दोस्तों जो कि मध्यस्थ की भूमिका, जो कि बिचौलिए की भूमिका निभाएगा और लोगों के बीच में जो तनाव संघर्ष उत्पन्न हो रहा था उसको खत्म करेगा। तो दोस्तों समाज क्या करता है, समाज अब क्या करेगा, सरकार की स्थापना करता है। सरकार मतलब पुलिस, ठीक है। कार्यपालिका, इस सबको क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो दोस्तों समाज के लोग क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। और दोस्तों समाज क्या करता है, अपनी सारी शक्तियां वो सरकार को दे देता है। यानी कि लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो वहां पर पुलिस वगैरह आ जाती है। पुलिस क्या है, सरकार का ही एक रूप है, पुलिस सरकार का ही एक रूप है। तो संघर्ष खत्म हो जाते हैं। अब देखो समाज में संघर्ष कई प्रकार के हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये सोचो कि दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप उन दोनों के बीच की लड़ाई तभी तो रोक पाओगे जब आप उनसे ज्यादा ताकतवर होगे। आपका शरीर दुबला पतला है, ठीक है, आप मरियल टाइप के हो, तो आप भी वहां पर तमाचा खा जाओगे। तो दोस्तों शक्ति होनी जरूरी है, पावर्स होना जरूरी है, इसलिए सरकार के पास में भी पावर होना जरूरी है, तभी ये संघर्ष को रोक पाएगी। तो दोस्तों राज्य के पास में ऐसी एक शक्ति होती है जो राज्य किसको दे देता है, सरकार को दे देता है। ध्यान से सुना, समाज के जो लोग थे दोस्तों, तनाव हो जाता है इनके बीच में और फिर समाज के लोग संगठन बना लेते हैं, ठीक है, संगठन बना लेते हैं आपस में। अब दूसरी लाइन ये सुनना, समाज के ही लोग संगठन बना करके अपने प्रतिनिधियों को विधायिका में भेजते हैं, सरकार का निर्माण हो जाता है। और फिर सरकार के माध्यम से दोस्तों क्या होता है, इस तनाव संघर्ष को खत्म किया जाता है। और सरकार के पास में ताकत कहां से आती है, राज्य इसको ताकत देता है। यानी कि भारत राज्य है वो पुलिस को ताकत दे रहा है कि आप लोगों के बीच में जाकर के मैटर सोल्व कर सकते हो। तो राज्य की जो शक्ति होती है, इस प्रकार की जो शक्ति होती है जिससे कि संघर्ष और तनाव को खत्म किया जा सकता है, उसको कहते हैं डियर संप्रभुता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। तो राज्य की एक प्रकार की शक्ति का ही नाम क्या है, संप्रभुता। राज्य अपनी शक्ति किसको सौंप देता है, सरकार को सौंप देता है। और सरकार क्या करती है, पुलिस के माध्यम से समाज में हो रहे तनाव और संघर्ष लड़ाई को रोकने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो मध्यस्थता ये सरकार है, ठीक है, समाज के लोग तो सिर्फ सरकार बना रहे हैं, राइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी समाज में आप कहेंगे कि अगर दो तत्वों का समावेश हो जाता है, समावेश का मतलब होता है मिलन, ठीक है, दो एक समाज में अगर सरकार और संप्रभुता, सरकार और संप्रभुता, अगर दो तत्वों का समावेश हो जाता है किसी भी समाज में, तो दोस्तों यह जो समाज है ना, ये राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है। और किसका निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, राज्य का। यानी कि राज्य की परिभाषा क्या हो गई, जब समाज में दो तत्वों का समावेश हो जाता है, जैसे कि सरकार भी है, संप्रभुता भी है समाज में, तो फिर समाज क्या राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है और इसी प्रकार से राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो हो गया समाज के बारे में इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखो, किसी राज्य में चार प्रकार के तत्व होते हैं, चार प्रकार के तत्व होते हैं, किसी राज्य में चार प्रकार के तत्व होते हैं, समझो कि तब आपको सब कुछ याद होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, राज्य का स्वरूप क्या होता है। इससे पहले राज्य के पास में चार तत्व होते हैं, ठीक है, राज्य के पास चार तत्व होते हैं, ये याद रखना है, पास चार तत्व है, चार तत्व है। कौन कौन से चार तत्व हो रहा है, कोई भी कोई भी जमीन का इलाका राज्य कब कहलाएगा, जब उसके पास में भूभाग होगा, भूभाग का मतलब जमीन। दूसरा तत्व होता है जनसंख्या, उस इलाके पर जनसंख्या का होना जरूरी है तभी वह इलाका राज्य कहलाएगा। तीसरा तत्व होता है संप्रभुता, संप्रभुता क्या होती है, राज्य की एक शक्ति होती है। और चौथा तत्व क्या है, सरकार, यानी कि उस जमीन पर रहने वाले लोग हैं वो मिलकर के एक सरकार का निर्माण करते हैं। दुनिया में कोई भी जमीन का टुकड़ा राज्य कब कहलाएगा, जब उसके पास में भूभाग होगा, खुद की जमीन होगी। जैसे राज्य भारत के पास में जमीन है खुद की, जनसंख्या रहती है, यहाँ पर आवाम रहती है इस मुल्क में। और तीसरा दो तत्व संप्रभुता, चौथा तत्व सरकार, तब राज्य कहलाता है। अब देखो राज्य को जो स्वरूप होता है, राज्य का स्वरूप कैसा होता है, विधिक होता है, कानूनी होता है। यानी कि राज्य किसी को सजा दे सकता है, कोई क्राइम करता है यहाँ पर तो सजा दे सकता है। हम सजा नहीं दे सकते हैं आपस में, राज्य दे सकता है सजा। हम किसी को मार भी नहीं सकते हैं, मारपीट भी नहीं कर सकते किसी के साथ में। अगर हमारे साथ में कोई गलत करता है
तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको गोली मार दिया, ठीक है, तब हमें सजा हो जाएगी। हम किसी को मार नहीं सकते हैं, फांसी नहीं दे सकते, किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है मारपीट, कौन दे सकता है फांसी? राज्य दे सकता है। इसलिए राज्य का जो स्वरूप है, इसका जो गुण है, विशेषता है, वो विधिक होता है। विधिक का मतलब कानूनी। राज्य हमारे आंतरिक संबंधों को संचालित करता है और बाह्य संबंधों को भी संचालित करता है। यानी कि राज्य हमारे घर के अंदर भी सुरक्षा देता है। ठीक है, आप चलते फिरते हो, कोई चाकू लेके पीछे से आया कभी? ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, आप स्वतंत्र रूप से मार्केट में चलते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई जानकार नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार से जान की हानि नहीं रहती। और देखो, राज्य अपनी घर के बाहर कैसे सुरक्षा करता है? जैसे कि भारत भारत पाकिस्तान और चाइना जैसे खतरनाक पड़ोसियों से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब हर टाइम ये लोग यही सोचते रहते हैं कि भारत पर कैसे आक्रमण किया जाए, भारत को कैसे वीक किया जाए, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य हमारे आंतरिक संबंधों को भी संचालित करता है, यानी कि अंदर से भी सुरक्षा और बाहर से भी सुरक्षा हमें प्रदान करता है, ठीक है। बाह्य सुरक्षा, ठीक है। भारत की सेना लगातार लगातार ऐसी विरोधी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। तो राज्य हमारी आंतरिक सुरक्षा करता है और बाह्य सुरक्षा भी करता है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। सरकार क्या है? सरकार मूर्त है। सरकार मूर्त है, यानी कि इसको देख सकते हो आप। सरकार को कैसे देख सकते हो? किसी विधायक को देख सकते हो, सांसदों को देख सकते हो, पुलिस को देख सकते हो, पीएम को देख सकते हो, प्रेसिडेंट को देख सकते हो ना। तो ये सरकार के हिस्सा है। तो सरकार मूर्त है, मतलब देखा जा सकता है। अमूर्त का मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है। तो राज्य का जो स्वरूप होता है वो विधिक भी होता है, अमूर्त भी होता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री की तरफ ले चलता हूँ कि राज्य नाम का जो शब्द है वो कहाँ से आया है, ठीक है। राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दोस्तों 4000 बीसी माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आधुनिक मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो एक बंदा था मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली ने 16वीं सदी में राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। और एक और मैकियावेली के बाद में थॉमस हॉब्स नाम से एक विद्वान आता है, थॉमस हॉब्स, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है कि राज्य के पास में सर्वोच्च शक्ति होती है, राज्य कुछ भी कर सकता है। अब देखो, यूरोप में आज से मैं 1648 से पहले आपको यूरोप में ले चलता हूँ। तो यूरोप में हम चल रहे हैं 1648, 500 साल पहले टाइम मशीन में बैठ करके कि वहां पर क्या चल रहा था। दोस्तों, वहां पर नगर राज्य चलते थे, यानी कि ऐसे वहां पे छोटे छोटे सिटी हुआ करते थे जिनकी जनसंख्या 5000 से कम हुआ करती थी। लेकिन जब से 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई, ठीक है। वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया क्या है? एक सिटी है जर्मनी का, ठीक है। तो शहरों के नाम पर ही इन संधियों के नाम पड़ जाया करते थे। तो वेस्टफेलिया की संधि के बाद में दोस्तों राज्य नाम का शब्द सामने आया पूरी दुनिया के सामने, और राज्य पर चिंतन भी किया गया। यानी कि ये डिसाइड हो चुका था कि जर्मनी की सीमा यहाँ तक है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया की यहाँ तक है, रसिया की यहाँ तक है, फ्रांस ये है, स्वीडन ये है। राज्य के पास में अब दोस्तों खुद की सेना भी आ चुकी थी। 1648 से पहले दोस्तों क्या चलता था? अगर किसी राजा को हमला करना किसी भी क्षेत्र पर, तो वो भाड़े के सैनिक रखता था खुद के, ठीक है। और उसके पास में कोई कर व्यवस्था भी नहीं थी, जिस प्रकार से हमें टाइम टू टाइम कर चुकाना पड़ता है। कोई केंद्रीकृत कर व्यवस्था नहीं थी, वो जमींदारों के माध्यम से टैक्स वगैरह लिया करता था, ठीक है। उसके पास में खुद के अधिकारी नहीं थे। तो जब से 1648 में वेस्टफीलिया की संधि हुई, तब राज्य का सिद्धांत सामने आया पूरी दुनिया के सामने। राज्य जैसे ही बना तो दोस्तों राज्य के पास में स्थायी सेना बन गई, कर व्यवस्था बन गई। और दोस्तों राज्य अब क्या करने लगा? अपने दूतावास खोलने लगा। दूतावास क्या होते हैं? एम्बेसी, यानी कि जैसे कि भारत का दूतावास ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए एक देश के दूसरे देश के साथ में। और दोस्तों जैसे ही टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, यानी कि मैं 17वीं और 18वीं सदी के बाद की बात करता हूँ, तो दोस्तों दुनिया में उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म जिसको अपन कहते हैं, उपनिवेशवाद यानी कि दुनिया के जो अधिकांश हिस्से थे उनको गुलाम बनाया गया, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, जैसे कि यूरोप में ही स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड और इंग्लैंड,
ठीक है। फ्रांस, इन सब ने क्या किया, दुनिया भर के तमाम देशों को गुलाम बनाया, वहां पर अपनी बस्तियां स्थापित की। ये अपने बेसिक थोड़ा सा इतिहास देख लिया कि राज्य कहाँ से आता है। वेस्टफेलिया की संधि के बाद में पूरी दुनिया इस पर चिंतन करने लग गई। ठीक है। आधुनिक राज्य की अगर परिभाषा लिखनी हो आपको, आधुनिक राज्य, देखो मैंने किताब को होल पूरे तरीके से कंप्लीट किया, मैं चाहता हूं तो काफी चीजें छुटवा सकता हूँ, लेकिन आंसर अच्छा बना पाओ तुम लोग, 20 में से 16 से 17 नंबर आए, इसके लिए आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है। आधुनिक राज्य, घिसा पिटा आंसर कोई भी लिख देगा जिसमें 20 में से 5-6 नंबर आते हैं मैक्सिमम, तो वो तो कोई भी लिख देगा। आपको एक स्टैंडर्ड आंसर लिखना होता है। आधुनिक राज्य यानी कि दोस्तों 1648 ईस्वी के बाद में जो राज्य की स्थापना हुई, उसकी परिभाषा क्या होती है। एक बंदा है जिसका नाम आपको याद रखना है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ठीक है, इसने एक किताब लिखी थी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, एक किताब लिखी थी मैक्स वेबर ने। तो इस किताब में पहली बार आधुनिक राज्य के बारे में बताया था। ठीक है, आधुनिक राज्य के बारे में बताया था पहली बार। ओके, अब देखो इसने क्या कहा था मैक्स वेबर ने, आधुनिक राज्य के 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम यानी कि डायमेंशन जिसको अपन बोलते हैं, 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम आधुनिक राज्य का प्रादेशिकता, यानी कि उसके पास में खुद की जमीन होगी, खुद का इलाका होगा। और आधुनिक राज्य का दूसरा आयाम या दूसरा पहलू क्या होता है कि उसका शारीरिक हिंसा के साधनों पर नियंत्रण होता है। यानी कि जैसे कि मतलब सपोज करो किसी देश की जनता भारत ही मान लो, तो भारत में कुछ लोग हैं वो हथियार उठा लिए उन लोगों ने, ठीक है, और अपने कुछ कुछ डिमांड करने लग गए हैं। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करेगी, सेना का प्रयोग कर सकती है, पुलिस का प्रयोग कर सकती है, उसमें लाठी चार्ज, उसमें आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं, और स्थिति अगर बेकाबू हो जाती है तो वहां पर धारा 144 लगा करके शूट आउट भी किया जा सकता है। तो ये सब किसके पास राइट है, आम आदमी के पास में थोड़ी है राइट कि वो बंदूक लेकर निकल जाए, ये राज्य के पास में अधिकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका शारीरिक हिंसा के साधनों पर अधिकार होता है। तीसरा क्या बताया उसने, वैधता। मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि आधुनिक राज्यों के पास में, आधुनिक राज्यों के पास में वैधता होती है। यानी कि अगर सरकार सरकार किसी भी प्रकार का कदम उठाती है, अगर सरकार किसी को फांसी की सजा देती है, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि सरकार ने या फिर राज्य ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, जैसे कि निर्भया रेप केस में हुआ था कि कुछ लोगों को फांसी की सजा दी थी, किसी ने कह दिया कि भारत राज्य ने इनका मर्डर किया है, नहीं कहा ना किसी ने, क्यों, क्योंकि वैधता है। वैधता है मतलब लोगों में विश्वास है कि यह राज्य सजा दे सकता है, यह राज्य कानून बना सकता है, ये मतलब होता है वैधता। और इंग्लिश में वैधता को क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी। ठीक है, तो वेबर के अनुसार आधुनिक राज्य के लिए वैधता इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैधता के आधार पर ही वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। ठीक है, और राज्य के जो निर्णय होते हैं वो समाज की बेहतरी के लिए होते हैं। यह राज्य की वैधता कहलाती है कि राज्य जो भी डिसीजन लेगा वो समाज की बेहतरी के लिए लेगा, बिल्कुल। अब देखो मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक राज्य के लिए वैधता इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैधता के आधार पर ही राज्य शक्ति के प्रयोग को वैध ठहराता है, और राज्य यह भी कहता है लोगों को कि उसके जो निर्णय हैं वो समाज के स्थायी हित से जुड़े होते हैं। इस प्रकार राज्य को एक ऐसे साहचर्य राज्य को एक ऐसे राजनीतिक साहचर्य के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो कि एक निश्चित प्रादेशिक सीमा के भीतर संप्रभु आधिकारिकता स्थापित करता है और स्थायी संस्थानों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग करता है। ठीक है, अगर शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ से देख देख के लिख लेना नोट्स या फिर समझ लेना। देखो कुल मिला के इन लाइनों का क्या मतलब है, राजनीतिक साहचर्य के तौर पर राज्य खुद को परिभाषित करता है, यानी कि राज्य अपनी ताकत किसको देता है, सरकार को देता है। ठीक है, और सरकार अपनी ताकतों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब मिलकर के ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और राज्य एक निश्चित प्रादेशिक सीमा के भीतर इन अधिकारों का प्रयोग करता है। अब राज्य के आपने तत्व पढ़ लिए थे, अब विशेषताएं पढ़ो आप। राज्य की 4 विशेषताएं होती हैं। ये सवाल आ चुका था 20 नंबर का कि राज्य का अर्थ बताते हुए, आधुनिक राज्य का अर्थ बताते हुए राज्य के तत्व तथा राज्य की विशेषताएं बताएं। तो 4 विशेषताएं होती हैं राज्य की। पहली विशेषता सुनो, राज्य अपनी सीमा में सभी संघों और समूहों के ऊपर
निरपेक्ष और अप्रतिबंधित संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, इसके निर्णय नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, अब देखो, आप इजी लैंग्वेज में ये लिख सकते हो कि राज्य अपनी सीमा के भीतर, यानी कि भारत राज्य ये जहां तक फैला हुआ है, इसमें जो भी लोग नागरिक रहते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर शासन चला सकता है, उनको सजा दे सकता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकता है। और ये राज्य के जो कहने डिसीजन होते हैं ये बाध्यकारी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, राज्य के नागरिकों को इनको मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि भारत राज्य ने कह दिया था कि भाई घर से बाहर मत निकलना। ये 2020 मार्च की बात है, जब स्थिति बेकाबू थी। तो किसी ने ऐसी हिमाकत की थी, अगर कोई निकला था घर से बाहर तो उसके डंडे पड़े थे, सीधी सी बात है। तो राज्य के कहने मानने पड़ते हैं, बाध्यकारी होते हैं। राज्य के खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते कि भारत राज्य वो ऐसा सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्य देखो दूसरी विशेषता क्या होती है, राज्य कानूनों के पालन के लिए और अपराधी को दंड देने के लिए वैद्य शक्ति का प्रयोग करती है। यानी कि अगर कोई भी मुजरिम है, जब वो अदालत में जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसको सजा दिलवाई जाती है। जैसे कि आतंकवादी, कई लोग कहते हैं कि आतंकवादियों को जेल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, उनको सीधे गोली मार दो, क्योंकि वो देश पर बोझ है। ठीक है, उन्होंने देश का नुकसान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, एक नॉर्मल अपराधी की भांति उस पर कानूनी प्रक्रिया के दौरान ही, ठीक है, अदालत अपना फैसला सुनाती है और टाइम लेती है। ठीक है, संविधान के अनुसार उसको सजा दी जाती है। तो राज्य वो दंड का प्रयोग कर सकता है किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ, ये उसकी विशेषता होती है। और वो वैद्य शक्ति का प्रयोग करता है। इसकी जो शक्तियां होती है वो वैद्य होता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हमें पुलिस क्यों पीट रही है, पुलिस क्यों ले जा रही है, पुलिस क्यों फांस मतलब जो वो जेल में होते हैं जेल में क्यों रखती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि राज्य के पास में वैद्य शक्ति होती है, आप उनकी पावर्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरी विशेषता क्या होती है राज्य की, राज्यों के संस्थानों की पहचान निजी संस्थानों के स्थान पर सार्वजनिक संस्थानों से होती है, जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। देखो, राज्य के भीतर दो प्रकार की संस्था होती है, सरकारी संस्था एक तो सरकारी संस्था और एक होती है निजी संस्था। ठीक है, अब देखो सरकारी संस्था जैसे कि भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग है। भारतीय निर्वाचन आयोग, तो भारत राज्य है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग से कैसे काम करवाता है, ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। तो भारत में चुनाव संबंधित जितने भी काम है, ठीक है, वो कौन देखता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गई सरकारी संस्था, यानी कि राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन संस्थानों का सहारा लेता है उसको वह सरकारी संस्था बोलता है, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य के अंदर निजी संस्था भी होती है। ठीक है, जैसे कि निजी संस्था कुछ ही मान लो, कंपनी का नाम ही कह लो, कोई रिलायंस कह लो या फिर गूगल वगैरह, ये भी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, राज्य इनको निजी संस्था कहता है। ठीक है, और देखो राज्य की चौथी विशेषता क्या है डियर, अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि से सभी राज्यों को एक समान माना जाता है। यानी कि दोस्तों नेपाल भूटान अगर छोटे हैं, मालदीव छोटा है आकार में, ब्राजील काफी बड़ा है, कनाडा काफी बड़ा है, रशिया काफी बड़ा है, लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भूटान भी उतना ही पावर रखता है जितना कि कनाडा या फिर अमेरिका रखता है। तो राज्यों को सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर से, अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर से समान रूप से देखा जाता है। ये आपको चार विशेषताएं याद रखनी है। यानी कि दुनिया का प्रत्येक राज्य क्या है, संप्रभु है। दुनिया का कोई भी देश गुलाम नहीं है। अगर भूटान छोटा सा है तो दोस्तों भूटान स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम नहीं है। तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई उसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरस्कार उसका नहीं कर सकता है, क्योंकि हर राज्य क्या है, संप्रभु देश है, उसको खुद के डिसीजन खुद वह ले सकता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि से सभी राज्यों को एक समान इकाई माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर राज्य के सिद्धांत आएंगे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी क्लास को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक इवेंट में मुझे जाना भी है। ठीक है, राज्य का उदारवादी सिद्धांत, ये 10 नंबर का सवाल आया था, वापस रिपीट हो सकता है। राज्य के दो सिद्धांत है, एक तो उदारवादी सिद्धांत और एक मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो हमेशा से जितने भी जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उनका एक ही चिंतन रहा है। वो एक बात ही सोचते थे कि आखिर राज्य और व्यक्ति के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए।
राज्य व्यक्ति को कितना अधिकार दे, ठीक है, कितनी आजादी दे, कितना स्वतंत्रता दे, ठीक है। इस इसको लेकर हमेशा से डिबेट चलता आया है, बहस हमेशा से होती हुई है। तो राजनीतिक चिंतन में राज्य की प्रकृति, कार्य तथा व्यक्ति राज्य के संबंधों के विषय में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। राज्य के उदारवादी सिद्धांत में क्या लिख के आ सकते हो डियर? इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर किया है। और दोस्तों, सब व्यक्तियों ने मिलकर क्यों किया है? क्योंकि हर व्यक्ति का उद्देश्य रहता है, देखो प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, उसको एजुकेशन मिले, ठीक है, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, ठीक है, और उसको विधिक सहायता मिले, यानी कि कानूनी सहायता मिले उसको। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, तो बिजनेस में भी सरकार उसकी मदद करे। इसलिए दोस्तों, समाज के व्यक्तियों ने क्या बना लिया? राज्य बना लिया। तो हर व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से राज्य का निर्माण कर लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो, राज्य के उदारवादी सिद्धांत में और क्या लिखना है कि उदारवादी सिद्धांत मतलब ये कहता है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप का मतलब है, राज्य को कोई मतलब नहीं है कि एक इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करता है, क्या नहीं करता, ठीक है। और राज्य यह भी नहीं देखेगा कि मार्केट में आलू, प्याज, टमाटर ये किस भाव से बिक रहे हैं, यानी कि बाजार से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं, ठीक है, उनसे राज्य को कोई मतलब नहीं रहेगा। मार्केट है उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, यानी कि मार्केट किसके आधार पर चलता है? मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई के असर। तो उदारवादी सिद्धांत में आपको ये याद रखना है कि राज्य को कोई भी मतलब नहीं है कि एक इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करता है तथा मार्केट किस हिसाब से चलता है। राज्य क्या करेगा? राज्य के सिर्फ दो तीन काम बताए हैं कि राज्य को व्यक्ति की सुरक्षा करनी है, ठीक है, व्यक्ति को कोई मार ना दे, ठीक है, उसके घर के अंदर और घर के बाहर उसको सुरक्षा देनी है। तो राज्य क्या करेगा? सैनिकों की सहायता से, पुलिस की सहायता से व्यक्ति की रक्षा करेगा। उदारवादी सिद्धांत में ये पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और राज्य का क्या काम है? अगर व्यक्ति किसी से कानूनी समझौता करता है, किसी से कानूनी समझौता करता है व्यक्ति, तो उस कानूनी समझौते, उदारवादी सिद्धांत में आपको व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है, और मुक्त उद्यम, मुक्त उद्यम और निजी संपत्ति, निजी संपत्ति ये रखने का अधिकार होगा। अगर व्यक्ति में टैलेंट है तो वो अरबों खरबों रुपए रख सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका की जितनी भी टॉप कंपनीज है उनका दुनिया भर में राज है, चाहे वो गूगल देख लो, फेसबुक देख लो, ठीक है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी अमेरिका से क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका में एक कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जिसमें वह बिजनेस को प्रमोट करता है। व्यापार में आ रही रुकावटों को में अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, बिजनेस सेटअप करने में, तो अमेरिका उसमें हस्तक्षेप ने मतलब सॉल्यूशन करता है। और एक व्यक्ति कैसा व्यापार करता है, वस्तुएं किस हिसाब से बेचता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यही लिखना है कि यहाँ पर राज्य को कोई मतलब नहीं रहता कि इंसान अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, बाजार में क्या चल रहा होता है। राज्य का काम होता है व्यक्ति की रक्षा करना। और व्यक्ति अगर कोई कानूनी समझौता कर लेता है, यानी कि किसी से जमीन खरीद ली, किसी कंपनी में अपने शेयर वगैरह लगा दिए, तो उस प्रकार के कानूनी समझौतों को राज्य लागू करेगा, ठीक है, और राज्य को कोई खास मतलब नहीं रहेगा। इस हिसाब से आपको लिखना है। देखो, उदारवादी सिद्धांत ये किसने दिया था? जॉन लोक ने दिया था। एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर आपकी जो क्वेरी है मैं लूंगा वो, ठीक है। जॉन लोक इसका प्रतिपादक था, यानी कि फाउंडर था उदारवादी सिद्धांत का। उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक या जनक किसको कहा जाता है? जॉन लोक को। दोस्त, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें आप भूल जाओगे, अभी भूल जाओगे। आपको अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, उसके लिए अप्रिशिएशन है। बट एक बार इसकी वीडियो और देख लेना ताकि ये दिमाग में परमानेंट छप जाए, ठीक है। तो जॉन लोक उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक था। यार बीच में मत बोलो आप क्लास अगर उदारवादी सिद्धांत खत्म हो जाए तब कहना आप, ठीक है। जॉन लोक उदारवाद का प्रतिपादक था इस सिद्धांत का। इसके अलावा दोस्तों, जर्मी बेंथम का नाम आपको याद रखना है, जर्मी बेंथम का नाम।
और रिकार्डो का नाम याद रखना है। रिकार्डो ये व्यक्ति थे, दार्शनिक थे। उदारवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया जर्मी बेंथम रिकार्डो ने, और बनाया किसने था? जॉन लोक ने। और एडम स्मिथ का भी नाम ध्यान में रखना है राज्य के उदारवादी सिद्धांत में। चार बंदों के नाम याद रखना, जॉन लोक, ठीक है, जर्मी बेंथम, रिकार्डो और एडम स्मिथ, ठीक है। और क्या लिख सकते हो डियर? देखो, जॉन लोक ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति मतलब कितना भी मुनाफा कमा सकता है, राज्य इसमें रोक टोक नहीं करेगा अगर उसमें टैलेंट है तो, ठीक है। बेंथम ने क्या कहा था? बेंथम ने दोस्तों एक लाइन कही थी, काफी ज्यादा फेमस है, कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है, ये कहा था जर्मी बेंथम ने, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी कि सरकार इस हिसाब से नीतियां बने, कानून बनाए, जो राज्य में रहने वाले लोगों का फायदा करे, अधिकतम लोग उस अधिकतम सुख को प्राप्त कर सकें। तो कानून का निर्माण का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अधिकतम लोगों का हित हो उसमें, इस प्रकार के कानून राज्य बनाए, ये कहता है जर्मी बेंथम। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों तथा अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए मुझे, ये सबको पता है, ठीक है। तो सरकार को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो लोगों के लिए स्वतंत्र गतिविधि के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे। यानी कि राज्य को यह मानना चाहिए कि इंसान तर्कशील है, उसको लॉजिक्स आता है, रीजनिंग आती है उसको, ठीक है, वह दिमाग लगा सकता है कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो इन राज्य को ज्यादा घुसना नहीं चाहिए व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ में। और अगर उसके सामने किसी प्रकार की बाधा आ रही है, ठीक है, इंसान के सामने, तो उस बाधाओं को राज्य को दूर करने का प्रयास सिर्फ करना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आप ध्यान में रख सकते हो, इन्होंने क्या बताया हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। राज्य का कार्य न्यूनतम होना चाहिए, राज्य का कार्य क्या होना चाहिए? न्यूनतम। उदारवादी सिद्धांत में आपको यही याद रखना है कि राज्य का जो काम है वो कम से कम होना चाहिए, राज्य को बस सुरक्षा करनी चाहिए, कानूनी रूप से समझौता कराना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दोस्तों, राज्य एक और काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा कि उसको राज्य में शिक्षा नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, उसको स्वास्थ्य भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और उसको गरीब लोगों को भला भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर वह शिक्षा में ध्यान देता है राज्य बहुत ज्यादा, स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, तो आम जनता के जीवन में वह हस्तक्षेप कर सकता है, आम जीवन में वह हस्तक्षेप कर सकता है। और यही तो उदारवादी नहीं चाहते थे कि राज्य का हस्तक्षेप हो बिल्कुल भी। तो राज्य को कम से कम काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये था उदारवादी सिद्धांत। और अब तक मैंने आपको राज्य की परिभाषा बता दी है, राज्य की विशेषताएं बता दी है, राज्य के तत्व भी बता दिए, चार तत्व होते हैं। यहां तक किस किस को समझ में आया? दिया, पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, तो ये भी 10 नंबर का आ चुका है। राज्य का मार्क्सवादी क्या बता रखा था, क्या चीज है? देखो, ये मैं कम से कम 5 बार पढ़ा चुका हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में। कौन था कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति था जिसने मार्क्सवाद पूरी दुनिया को दिया था। और दोस्तों, मार्क्सवाद इतना भारी भरकम सिद्धांत था कि कुछ देशों की राजनीति भी पलट गई, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे, 19वीं सदी के विचारक थे, और इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम क्या था? फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। अब देखो, कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन दोस्तों बचपन से ही खुराफाती टाइप की सोच थी, क्रांतिकारी सोच थी। और जब कॉलेज से पास आउट हुए, कॉलेज यहीं से किया जर्मनी से, ठीक है, तो यहाँ पर उनको एक न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल की एक जगह मिल जाती है, नौकरी, जिसमें वो कुछ कुछ लिखते रहते थे, अखबार में संपादकीय का काम करते थे। लेकिन क्रांतिकारी विचारों के कारण जर्मनी की सरकार ने इनको निकाल दिया और ये चले गए फ्रांस। फ्रांस में मिलते हैं अपने दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स से, ये एक इनका दोस्त बन जाता है वहां पर, एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स। दोनों ने मिलकर दोस्तों 1848 में एक किताब लिखी है, कम्युनिस्ट, एक किताब लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो एक किताब लिखी है दोनों दोस्तों ने मिलकर के। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवाद,
और मैनिफेस्टो का मतलब होता है आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप सोते टाइम ये सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरा अच्छा हेल्थ हो जाएगा, ठीक है, मेरे घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा, तो ऐसा ही कुछ दिनों में होने लगता है, उस चीज को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब है जो 1848 ईस्वी में लिखी गई। और इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि हे दुनिया के सारे मजदूरों, आप संगठित हो जाओ, आप यूनाइट हो जाओ, आप एक हो जाओ। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। मजदूरों के पास में क्या होता है? ना जमीन जायदाद होती है, ना उनके पास धन दौलत होती है। लेकिन दोस्तों, अगर वो संगठित हो जाएं, अगर उनको अपने अधिकार मिल जाए, अगर उनका उत्पीड़न खत्म हो जाए, तो पाने के लिए पूरी दुनिया है उनके पास में। यही स्टेटमेंट काफी फेमस है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य हमेशा शोषकों का साथ देता है। देखो, एक राज्य के अंदर यानी कि एक देश के अंदर काफी अमीर व्यक्ति होते हैं, और राज्य किसके लिए काम करता है? गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। ठीक है, अमीरों के लिए, क्योंकि अमीर लोग हैं, वो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, तो अमीर लोग बताते हैं कि हम आपको चुनाव जिता देंगे, ठीक है, चुनाव में पैसा वगैरह है वो आपको दे देंगे, और आप एक काम करना, जब आप नीतियां कानून बनाओ तो हमारे हिस्से में बनाना आप। यानी कि राज्य अमीरों का साथ देता है, गरीबों से कोई उसको मतलब नहीं रहता है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस शोषण को समाप्त करने के लिए दुनिया भर के जितने भी मजदूर थे, किसान थे, उनसे आह्वान यानी कि अनाउंस किया था, अपील किया था कि आप इस व्यवस्था को खत्म कर दो, ये शोषणकारी व्यवस्था है, इसको खत्म कर दो, आप यहाँ पर शासन करो। ठीक है, आप यहाँ पे शासन करो, और राज्य की जब आवश्यकता खत्म हो जाए तो राज्य को भी समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राज्य किसका साथ देता है? शोषकों का, जो शोषण करते हैं, जो तंग करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स हमें ये बताता है कि समतामूलक समाज की कैसे स्थापना करनी है। समतामूलक समाज का मतलब क्या होता है? कि ऐसा समाज जहां किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, और रेस हमेशा एक लाइन से चालू होती हो, यानी कि वहां पर कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, ठीक है, सब एक लाइन पे होंगे वहां पर। तो समतामूलक समाज की स्थापना पे बल देता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, और निजी संपत्ति, कार्ल मार्क्स क्या कहता है? देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहिए, निजी संपत्ति को, क्योंकि दोस्तों समाज में आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कईयों के पास में कोठी बंगले हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ी है उनके पास में, लेकिन कुछ लोगों के पास में रहने के लिए छत तक नहीं है। तो निजी संपत्ति को है, इसको खत्म करना चाहता था कार्ल मार्क्स, ताकि समाज के सभी संसाधनों पर सबका बराबर हक हो। मार्क्स के अनुसार संसाधनों की उत्पादन प्रणाली के आधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, इससे समाज में एक वर्ग विशेष का जन्म होता है। अब देखो, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब हजारों साल पहले देखते हैं तो क्या था? मालिक हुआ करता था, और मालिक के नीचे कौन हुआ करता था? उसका दास हुआ करता था। दास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्लेव। मास्टर को, सॉरी, मालिक को मास्टर कहते हैं। तो ये जो मालिक था, पुराने जमाने में किसका शोषण करता था? दास का। जैसे आगे टाइम बढ़ता चला जाता है, तो दोस्तों 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में जो सामंत था, ठीक है, सामंत, सामंत किसका शोषण करता था? किसान का। किसान को पूरे दिन भर खेतों में काम करवाता था, रात को जब किसान अपने पैसे मांगता था तो कई बार सब्जी दूध कुछ खाने के लिए देता था, कई बार कुछ नहीं देता था, तो सामंत भी किसान का शोषण करने लगा। तो आप ये देखते हैं कि समाज में किसी भी टाइम पर आप देखिए इंसानों के इतिहास में, तो समाज में हमेशा से क्लास रही है, यानी कि वर्ग रहे हैं, एक मालिक का वर्ग, एक दास का वर्ग। आगे बढ़ते हैं तो सामंतों का वर्ग, किसानों का वर्ग। सामंत कौन होते हैं? फ्यूडल्स, इंग्लिश में इसको फ्यूडल्स कहते हैं। ठीक है, फ्यूडल्स कौन लोग होते हैं? जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है, और छोटे छोटे किसानों से काम करवाते हैं। अब देखो टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, 1800 के आसपास बात करते हैं अपन, 18वीं सदी की, यानी कि इस टाइम पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो यहाँ पर एक वर्ग उभर के सामने आता है, पूंजीपति वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग जिसके पास में बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये किसका शोषण करता है? ये दोस्तों शोषण करता है मजदूरों का। और दोस्तों कार्ल मार्क्स ने यही कहा है बार बार, अगर दासों को, अगर किसानों को, अगर मजदूरों को अपनी शोषण से बाहर आना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों पूंजीपति क्या करता था? पूंजीपति यानी कि जितने बड़े बिजनेस बिजनेस टाइकून है, जितने बड़े बड़े बिजनेस लोग होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा छापना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है, ठीक है, दुनिया में अपना नाम करना है। तो वो क्या करते हैं? मजदूर, ऐसे मजदूर अपनी कंपनी में रखते हैं जिनको कम पैसा दिया जा सके, और मजदूरों से वो ओवरनाइट भी काम करवाते हैं। साथ में दोस्तों कई बार महिलाओं से भी वो काम करवा लेते हैं। तो महिलाओं का, मजदूरों का यहाँ पर शोषण किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा।
तो अब इस व्यवस्था से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कार्ल मार्क्स ने ये बताया था कि इस व्यवस्था को तोड़ दो आप। आपको वर्ग व्यवस्था तोड़नी होगी, कि यानी कि ऐसा समाज स्थापित करना होगा जो वर्ग विहीन होगा, यानी कि क्लासलेस होगा। वर्ग विहीन समाज की स्थापना पे बल दिया कार्ल मार्क्स ने। इसके साथ में दोस्तों राज्य को भी एक आवश्यक बुराई मानता था। वो कहता था कि राज्य भी एक बेकार चीज है, और राज्य का जब काम खत्म हो जाए तब इसका भी काम तमाम कर देना चाहिए, ठीक है। और जिंदगी, एक आम मजदूर की जिंदगी से राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स कहता था। एक और अच्छी बात कही है कार्ल मार्क्स ने, कि एक राज्य के अंदर तरह तरह की संस्थाएं होती है, जैसे कि सरकार होता है, और कला होती है, कानून होता है, ठीक है। एक राज्य के अंदर शिक्षा होती है। शिक्षा मतलब राज्य अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलें खुलवाता तो है। और कानूनी संस्थाएं भी होती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट। और कला का मतलब ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि इंडियन डांस अकेडमी, क्या नाम है उसका, भारतीय नाट्य शास्त्र अकेडमी, ठीक है। कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं है, दिल्ली में है शायद। तो भारत राज्य अपने लोगों में कला संस्कृति का प्रसार प्रसार करने के लिए वो कुछ ऐसे सेंटर भी खोलता है, ठीक है। तो कानून, एक राज्य के अंदर सरकार होती है, कला होती है, कानून होता है, शिक्षा होती है, साथ में दोस्तों विचार होते हैं, ठीक है। विचार होते हैं एक राज्य के अंतर्गत। तो एक राज्य क्या करता है, अमीरों का साथ देता है, और ये अमीर लोग है ना, यही डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। और भारत राज्य में, जैसे कि कोई भी राज्य मान लो, उसमें कला संस्कृति का कैसा विकास होगा, अमीर लोग ही डिसाइड करते हैं कि कानून किस तरह से दिया जाएगा, शिक्षा किस हिसाब से दी जाएगी, लोगों की सिलेबस में क्या क्या डाला जाएगा, ये अमीर लोग डिसाइड करते हैं। कार्ल मार्क्स ने ये सब कहा है। और लोगों के विचार कैसे होंगे, ये भी कौन डिसाइड करता है, अमीर लोग। यानी कि आपको अगर टेलीविजन देखते हैं, बार बार एक ही एड आता हो, यूट्यूब देखते हैं, बार बार एड, एक ही एड आता हो, जैसे कि कोई भी अगर कपड़ा देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बार बार एड आता हो, ठीक है, आपकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि मुझे लेना ही लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य शोषकों को साथ देता है, और राज्य किसी भी प्रकार से भला नहीं चाहता है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है डियर। अब देखो, ये तो हो गए सिद्धांत, हो गए आपके। अब पूछो। हाँ बिल्कुल, न्यूजीलैंड भी एक विकसित देश है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छे घर हैं, अच्छी शिक्षा है लोगों के पास में। हाँ, लाइफ, हाँ बिल्कुल, नॉर्वे, नॉर्वे भी खत्म करता हूँ, जाना भी है मुझे। देखो, विकसित देशों में राज्य का क्या स्तर होता है, कि राज्य के अंदर दोस्तों जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसका उच्च स्तर पाया जाता है। यानी कि एक साल के अंदर उस राज्य में जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो काफी ज्यादा होती है, आयात निर्यात काफी ज्यादा होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हर व्यक्ति है वो अपनी लाइफ की क्वालिटी वहां पर मेंटेन करके रखता है। और विकसित देशों में दोस्तों औद्योगिकरण का जो स्तर होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी सारे इंडस्ट्री वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आधारभूत संरचना अच्छी पाई जाती है उस देश में। आधारभूत संरचना का मतलब ये है कि वहां पर मेट्रो की अच्छी फैसिलिटी होगी, वहां पर रेल नेटवर्क अच्छा होगा, वहां पे स्कूल्स होंगे, ठीक है, वहां पर कोर्ट्स होंगे, ठीक है, वहां पर अच्छे हाईवे होंगे। तो ये सब क्या है, मेट्रो, रेल, स्कूल, कोर्ट, हाईवे, हॉस्पिटल, ये सब होते हैं आधारभूत संरचना। तो किसी देश में आधारभूत संरचना अच्छी है तो विकसित राज्यों में उसको गिना जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूं कि विकसित देश किसको कहा जाता है, विकसित देश किसको कहा जाता है, ठीक है। देखो, मैंने आपको एक ग्लोब बना के बताया था, ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में आने वाले देश हैं वो विकसित देश कहलाते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर आने वाले, उत्तरी साइड में आने वाले विकसित देश कहलाते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा ये है, 0 डिग्री अक्षांश को अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, इसका नाम विषुवत रेखा भी है और इसका नाम इक्वेटर भी है। तो भूमध्य रेखा के नीचे जो देश आते हैं वो दोस्त विकासशील देश होते हैं, और वो अल्प विकसित देश होते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, किसी देश को विकसित कहने का और किसी देश को
गरीब देश कहने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, जहां की जीडीपी कम होती है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है, जहां पर लोगों की प्रोग्रेस कम होती है। ठीक है, लोगों के पास में फैसिलिटीज नहीं होती, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कानूनी अधिकार इतने ज्यादा नहीं होते, तो वह देश क्या होता है, वो गरीब देश होता है। ठीक है, और जिसके पास में ये सब कुछ है तो वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब मैं आपको विकसित देशों में राज्य की स्थिति बता देता हूँ, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखो, विकसित देशों में राज्य किस प्रकार का पाया जाता है, यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा पाई जाती है। पहली बात तो ये उद्योग धंधे, ठीक है, काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि लोगों की निजी संपत्तियां होती हैं, वो भी काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों पुलिस, सेना, न्यायपालिका सब कुछ पाई जाती है। इसके अलावा कॉलेज, राजनीतिक दल, दबाव समूह, मजदूर संघ, मीडिया सब कुछ पाए जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों निजी लोगों की मुट्ठी में ये सब कुछ रहता है। ठीक है, कुछ लोग हैं वो इन व्यवस्थाओं का प्रयोग करके नागरिकों पर अपना शासन चलाते हैं, यानी कि कुछ अमीर लोग मिलकर के पुलिस, सेना, न्यायपालिका, ठीक है, कॉलेज, राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया, स्कूल, मजदूर संघ, इनका फायदा उठाते हैं वो। ठीक है, और सरकार को अपने हिसाब से चलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये विकसित राज्यों में राज्य की प्रकृति है। एक बार पीडीएफ को पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, रैल्फ मिलीबैंड का। नवीन, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कहना आप, रोल्फ मिलीबैंड। ठीक है, इनका स्टेटमेंट आप कोट करके आ सकते हैं वहां पर। ठीक है, रोल्फ मिलीबैंड के अनुसार विकसित देशों में निजी और केंद्रित आर्थिक शक्ति का अस्तित्व पाया जाता है। इसके कारण ये शक्तिशाली लोग समाज में लोगों व राज्यों की नीतियों व क्रियाओं पर नियंत्रण अनुभव करते हैं। यानी कि रोल्फ मिलीबैंड क्या कहता है कि समाज में कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ ताकतवर लोग समाज के सारे संसाधनों पर अपना हक जताते हैं तथा वो अपने हिसाब से शासन चलवाते हैं। अब देखो, ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, इसको एक बार वीडियो से और सुन लेना और पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, विकासशील विकासशील देशों में राज्य, 5 मिनट रुकिए यार, 5 मिनट, 5 मिनट। क्या तर्क है? बिल्कुल आपने सही कहा है। आपने देखो, हाँ, यूएसए जैसे देश हैं काफी विकसित हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई आंदोलन करता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है, तो पुलिस और सेना नहीं आ जाती अचानक से। वहां पर सरकार खुद जाती है, बात करती है, राष्ट्रपति खुद जाता है जनता के बीच में, हाँ भाई क्या दिक्कत है। तो वहां पर वैचारिक साधनों के माध्यम से, यानी कि सोच के माध्यम से, बातचीत करके, नेगोशिएट करके किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है अमीर देशों में, विकसित देशों में। जबकि दोस्त जो पिछड़े देश हैं, ठीक है, वहां पर अगर कोई जनता धरना प्रदर्शन कर देती है तो सबसे पहले पुलिस टपक के आ जाती है, उनको गाड़ियों में ठूस ठूस कर जेलों में डाल देती है, लाठीचार्ज करती है, उस पर आंसू गैस के गोले दागती है, पानी की बौछारें हैं वो चलवाती है। ठीक है, तो जितने भी विकासशील देश हैं वहां पर अगर सरकार है वो वैचारिक साधनों के को छोड़ करके, ठीक है, वो बल का प्रयोग करती है, वो फोर्स का प्रयोग करती है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, विकसित देशों में वैचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है जनता की मांगों को मनवाने के लिए। विकासशील देश ऐसे देश जहां पर गरीबी पाई जाती है, जहां पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है, यानी कि हर देश से ये देश हैं, ये पैसे की डिमांड करते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं, जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, बात बात के लिए पैसे मांगता रहता है देशों से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नर जातीय संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो संघर्ष होगा। यहाँ पर धार्मिक और कबायली संघर्ष भी मिलता है कबीलों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर साम्राज्यवादी शोषण भी हुआ है, इन देशों को गुलाम बनाया गया, तथा भ्रष्टाचार मिलता है। यहाँ पे लोग अनपढ़ है, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, और अत्यधिक असमानता पाई जाती है। ठीक है, विकासशील देशों में राज्य। दोस्तों इसका काफी पार्ट बचा हुआ है और मुझे आज कहीं पर जाना है, तो इसी पार्ट को यहीं पर करते हैं। इसके 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट आज पढ़ लिया है और सेकंड पार्ट है मैं कल पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है,
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, या फिर लिख लेना, टाइम है तो लिख लेना, अदरवाइज प्रिंट आउट निकलवा लेना, 2-5 रुपए की बात है। और फिर कल पढ़ते हैं।